सो फाइनली मैं क्लिनिक के लिए निकल चुका हूँ। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, सो आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, तो मैं क्लिनिक आ चुका हूँ। आज का वेदर बहुत अच्छा है और चलते हैं क्लिनिक विजिट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है वो करते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज कुछ ज़्यादा ही था, सॉरी गाइस। तो अभी हम लोग करते हैं सिग्नेचर जो फॉलो है अपना, देखते हैं क्या क्या है। हेलो गाइस, सो मैं क्लिनिक आ चुका हूँ। मैं इससे पहले जो विजिट किया था तो बहुत सारे क्वेरीज थे, वो फुलफिल हो चुका है मेरा। फिर भी मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि आज मेरा क्या प्रोसीजर है। तो डॉक्टर प्रतिभा प्रधान जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मैडम मेरा क्या क्या ग्राफ्स, कितने ग्राफ्स लगेंगे फर्स्ट? देखिए, आपका प्लानिंग है 2700 से लेके 3000 ग्राम। ओके। ठीक है। और कैसे प्रोसीड करते हैं सर्जरी के लिए? पहले तो हम आपका हेयर मार्किंग करेंगे। ठीक है। हेयर मार्किंग के बाद आपको ओटी ले जाया जाएगा, फिर एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया के बाद आपका स्लिट्स बनाएंगे। अच्छा, एनेस्थीसिया किस लिए दिया जाता है मैडम? एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो बहुत पेन होगा ना। अच्छा, पेन के लिए दिया जाता है। एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे, अच्छा। है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी है तो कट तो करना पड़ेगा, है ना। बिना एनेस्थीसिया कट करेंगे तो बहुत दर्द होगा, आप सह नहीं पाएंगे। ठीक है। सो एनेस्थीसिया दो किस्म का होता है, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? आपको पूरा अनकॉन्शियस किया जाता है, पूरा आपको सुन करा जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है ना। पर जो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है उसमें जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, उसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल का मतलब होता है कि हम सिर्फ उसी एरिया को सुन करेंगे, उसी एरिया को पेन फ्री करेंगे जहाँ पे हम सर्जरी कर रहे हैं। जैसे ये रेसिपिएंट एरिया और ये डोनर एरिया है ना, सो इन दोनों एरिया को ही हम सुन करते हैं। बाकी आप कॉन्शियस रहेंगे, आप बात करते करते सर्जरी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला, आपका लंच ब्रेक होगा, है ना, फिर आप टी ब्रेक के लिए जाएंगे, बीच में अगर आप चाहते हैं वॉशरूम जाना तो वो भी जा सकते हैं। तो एनेस्थीसिया देने से मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है? जस्ट ये मेरे स्कैल्प के जहाँ सामने पे का ग्राफ्स जहाँ लगेंगे, जस्ट वो थोड़ा सा सुन टाइप करेगा। जहाँ पे हम सर्जरी करेंगे वो एरिया सुन करना जरूरी है, बिकॉज सुन नहीं करेंगे तो आप दर्द नहीं सह पाएंगे। ठीक है। पर आप कॉन्शियस रहेंगे, आप खाना पीना खाएंगे, जैसे लंच करेंगे, जैसे मैंने बोला, आप अदरवाइज विल बी फुली कॉन्शियस। इट्स जस्ट दैट आपका जो एरिया में हम सर्जरी करें वो एरिया हम सुन करेंगे। अब क्या टेक्नीशियन यूज होगा मैम आज? क्या टेक्निक यूज होगा? हाँ, आपको उस दिन जो टेक्निक समझाए थे, पर फिर भी आपके जो बोल रहे व्यूअर्स जानना के लिए, चाहते हैं, व्यूअर्स जानना चाहते हैं इसलिए फिर हम आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे। ठीक है। थैंक यू। सो टेक्निक में है आपका स्टेप्स ऑफ सर्जरी है बेसिकली स्लिट मेकिंग, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन, है ना। तो स्लिट मेकिंग का मतलब क्या होता है? आपका ये जो एरिया है जहाँ पे बाल नहीं है, जो बॉल्ड एरिया है, उसमें हम छोटे छोटे कट्स बनाएंगे, सर्जिकल कट्स बनाएंगे, क्योंकि हमको जगह बनानी है बाल को बिठाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं स्लिट मेकिंग। फिर दूसरा स्टेप है आपका ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है। सो ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन हम जो तकनीक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, FUE। ठीक है, जिसमें हम पंच यूज़ करेंगे और सिर्फ आपके ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें क्या एडवांटेज रहेगा आपका? जैसे दूसरा टेक्निक होता है, आप लोग सब जानते हैं, FUT करते हैं ना। तो FUT में क्या होता है, एक डोनर एरिया से आपका मान लीजिए एक स्ट्रिप ऑफ स्कैल्प काट लिया जाएगा और उस स्ट्रिप ऑफ स्कैल्प से हम ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करेंगे और बाकी का जो स्कैल्प है उसको हम सिलाई करके हमको उसको क्लोज करना है ना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा आपका सिलाई पड़ता है, थोड़ा हीलिंग डाउन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब FUE में क्या होता है, हम सिर्फ एक पंच यूज़ करेंगे जिससे हम सिर्फ ग्राफ्ट को निकालेंगे, तो उसमें कोई सिलाई नहीं पड़ेगा और आपका हीलिंग डाउन टाइम बहुत कम रहेगा। जैसे आपका 2 दिन में मोटा मोटी हीलिंग हो जाता है, ड्रेसिंग आप खोल के ऐसे खुला छोड़ सकते हो स्कैल्प को। ठीक है। सो ये रहा आपका ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन। और तीसरा स्टेप रहा आपका इम्प्लांटेशन, है ना। जो एक्सट्रैक्शन में जो हमने ग्राफ्ट निकाले थे, वो एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्ट को हम स्लिट्स जो जगह बनाई थी ग्राफ्ट की वहाँ पे हमने डाल देना है। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स है हेयर ट्रांसप्लांट का, है ना।
तो जो टेक्निक है वो तो FUE है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, वही टेक्निक है। बस इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। अब वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा चूज़ करना चाहें, ठीक है। सो फर्स्ट जो स्टेप है वो है स्लिट मेकिंग। तो स्लिट मेकिंग आपका 2 इंस्ट्रूमेंट से बेसिकली बना सकते हैं। एक है आपका ये नीडल, है ना। सो ये एक नीडल है जिससे हम ऐसे करके आपके यहाँ पे स्लिट्स बना सकते हैं, स्कैल्प में कट्स कर सकते हैं, है ना। और दूसरा है ये जिसको बोलते हैं हम सफ़ायर ब्लेड। आप देखेंगे ये ब्लेड बहुत ही फाइन है, बहुत ही फाइन है ना। इसके तुलना में आप देखिए ये, हाँ इससे तो ये पतले हैं। आप ये देखिए ये कितना पतला है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। और ये जो नीडल है ये उस ब्लेड के तुलना से मोटा है, मोटा है बहुत। तो अब क्या होगा अगर इससे बनाएंगे और क्या होगा अगर इससे बनाएंगे। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो है अगर इससे हम स्लिट बनाएंगे ना तो थोड़ा टिश्यू की इंजरी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मोटे कट्स बनेंगे इससे, है ना। और डेंसिटी थोड़ा सा फाका होगा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा मोटा चीज़ से अगर हम स्लिट बनाएंगे तो थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा तो थोड़ा फाका होगा, ठीक है। सो ये एक टेक्निक है। और दूसरा है जो सफ़ायर ब्लेड है, जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत पतली है, बहुत फाइन है, तो इससे जो इंजरी है वो कम होगा, है। और दूसरा चीज़ है आपका डेंसिटी थोड़ा बेहतर इसके तुलना से अच्छा होगा, क्योंकि ये कट्स बहुत फाइन है ना। और आपका जैसा जो बॉल्डनेस है उसमें सफ़ायर ब्लेड का एक एडवांटेज क्या है, हमको क्या करना है, आपका क्लीन बॉल्ड पैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा बाल चला गया है ना। आपका ऐसा किस्म से चला गया है कि यहाँ पे तो बॉल्ड है पूरा, पर यहाँ पे ऐसा है, इस पोर्शन में ऐसा है कि कहीं कहीं बाल है और कहीं कहीं पे नहीं है। तो मुझे तो जो बाल बचे, मान लीजिए ये बाल है, मुझे तो इन बाल को बचाना पड़ेगा, ये तो मैं डैमेज नहीं कर सकती, है ना। तो अगर मैंने नीडल से इन दोनों बाल के बीच में मारा तो क्या होगा, ये जो तो मोटा है, ये जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसका रूट डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है नीडल से, आप समझ गए। हाँ। पर अगर मैंने सफ़ायर ब्लेड से मारा तो ये इतना फाइन है, ये एडजेसेंट रूट को डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम है, क्लियर है। तो आपके लिए जो स्पेसिफिकली एक एडेड एडवांटेज आपके जैसे केस में जिसमें एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में हमको ट्रांसप्लांट करना है, सफ़ायर ब्लेड का एडवांटेज ये है कि वो जो एग्जिस्टिंग रूट्स है साइड के उसको बचाएगा, डैमेज से बचाएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्ट मैम, जस्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट 1 ग्रेड 2 ग्रेड बालनेस है या फिर इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? आपका तो डिफ्यूज है, डिफ्यूज पैटर्न है, ठीक पैटर्न, है। ओके। जस्ट ये इसको इसलिए डिफ्यूज पर आप पैटर्न ये- बोलते हैं हाँ। बिकॉज मेरे मतलब थोड़े थोड़े स्कैल्प में थोड़े थोड़े जगह में हेयर्स है और बीच बीच में थोड़ा फाका हो फाका है। अब बाल्डनेस का 1 2 3 गेट पर जो होता है वो नहीं है, नहीं है, उसमें भी आएगा आपका 3 और 4 के बीच में, 3 और ऑलमोस्ट 4 के पास जा रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बॉल्ड हो गया है। अच्छा ये बीच बीच में गया हुआ ये 4 है, grade थोड़े बोल से सकते हेयर हैं। लाइंस गए हैं और बीच तो ये में ग्रेड 4 बोल सकते हैं डिफ्यूज Okay. पैटर्न में, ठीक है। अच्छा, और सेकंड स्टेप जो ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप जो हमने बोला है वो है फॉलिकुलर ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन, वो तो हमने आपको ऑलरेडी बोल दिया, हम FUE टेक्निक से करते हैं ना। फिर थर्ड है आपका इम्प्लांटेशन। हाँ, सो इम्प्लांटेशन जो है वो 2 टेक्निक से कर सकते हैं। तो वो है एक या तो आप एक फॉर्सेप यूज़ कर सकते हैं ना। फॉर्सेप में मान लीजिए ये हेयर है आपका, है ना, तो फॉर्सेप से अगर हम हेयर उठा के वो जो हमने स्लिट बनाया है उसमें हमने ऐसे करके डालने हैं। अब ये फॉर्सेप से अगर हम उठाएंगे तो क्या होगा ना, ये जो हेयर है थोड़ा सा बेंड होने का चांस है। अच्छा ये बैंड हो जाता है, उसके बाद कर्ली होने का चांस नहीं, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा डैमेज होने का चांस होता है। जो रेशियो बहुत कम है, जो टेक्नीशियंस है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है फॉर इम्प्लांटेशन, पर फिर भी कभी कभी होते हैं तो मैनुअल है ना, तो कभी कभी डैमेज का चांस हो सकता है। अब इसके कंपैरिजन में इसको बोलते हैं कीप इम्प्लांटर। आप इसमें देखेंगे एक ग्रूव है। तो ये ग्रूव में क्या करते हैं, हम बस ग्राफ्ट को रोल करके अंदर डालते हैं, तो इसमें आपका क्या होगा, ग्राफ्ट का डैमेज का चांस कम होगा, ठीक है। सो आप पे आज जो हम करेंगे, एक तो हमने बोल दिया ये एक स्लिट मेकिंग के लिए ये है और इम्प्लांटेशन के लिए ये है ना। तो ये थोड़ा सा इंफीरियर टेक्निक्स है ना, और इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा लोअर रेंज का है ये, है ना। जो आप पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो है ये आज सफ़ायर ब्लेड। आपको ये सिर्फ ब्लेड दिखाई दे रहा है, जब हम सर्जरी करेंगे तो ये हैंडल के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये सफ़ायर ब्लेड यूज़ करेंगे और आप पे हम ये कीप इम्प्लांटर यूज़ करेंगे इम्प्लांटेशन के लिए। सो दीज आर द 2 इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ ऑन
ये नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैम, आज मेरा अगर ट्रांसप्लांट होता है तो मेरे कितने दिन में मतलब हेयर्स वापस आ जाएंगे बेसिकली? अच्छा देखिए, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो यूजुअली क्या बोलते हैं हम पेशेंट को, अराउंड 10 डेज जितना ग्राफ्ट को बहुत बचा के रखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप कहीं बहुत ज़्यादा बाहर वगैरह ना जाएं, क्योंकि ग्राफ्ट को आपका स्कैल्प में सेट होने के लिए एटलीस्ट 7 से 10 दिन समय लगता है। उसके दौरान आपने केयरलेसली उसको हैंडल किया तो ग्राफ्ट डिसलॉज हो जाएगा, मतलब हिल जाएगा, फिर वो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। 10 डेज मेरे को छुट्टी अच्छे से लेना ही आप- होगा या फिर बहुत अच्छे से तो घर पे ही रहना होगा? घर अगर पे मेरे व्यूवर्स अगर कोई जॉब करते हैं तो उन लोग को तो छुट्टी लेना पड़ेगा, और नॉर्मली जो घर पे रहते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो लोग तो घर पे अपना स्टे कर ही सकते हैं। 10 दिन का बात है, कोई बात नहीं। आप लोग का हेयर्स अगर चाहिए तो प्लीज रेस्ट तो बनता है बॉस। रेस्ट भी नहीं बोलूँगी, बेड रेस्ट का ज़रूरत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा बाहर जाना ज़रूरत नहीं, अच्छा। क्योंकि ऐसा कोई मेजर सर्जरी नहीं है कि आपको बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत है सर्जरी हाँ। के बाद। पर हाँ, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। नॉर्मली जस्ट ग्राफ्ट को हाँ थोड़ा ध्यान से प्यार से रखना केयरफुली। है, हाँ, है ना। और दूसरा है 10 दिन के बाद आपका शेडिंग फेज शुरू होगा। 10 दिन के बाद। शेडिंग फेज का मतलब होता है जितने हमने ग्राफ्ट्स बिठाए हैं ना, उसके जो शाफ्ट है, उसके रूट्स नहीं झड़ते हैं, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो झड़ जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये झड़ना चालू होगा आपका 10 दिन के बाद। अब किसी किसी में 10% जितना झड़ेगा और किसी किसी में 90% से ज़्यादा झड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये आपने ज़रूरी नहीं आपने सब शेडिंग होगा। हाँ, किसी किसी के ऐसा भी देखा है कि 4-5% शेडिंग होता है, तो इससे कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा, है ना। ये जो शेडिंग फेज है वो लगभग आप मान के चलो 3 महीने तक जाएगी। 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक आप धीरे धीरे ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे, 3 मंथ्स के बाद ग्रोथ शुरू होगा, है ना। तो सर्जरी से 3 मंथ तक आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। और 3 मंथ के बाद आप धीरे धीरे ग्रोथ शुरू होगा। आपको 5 से 6 महीने में एक डिसेंट रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। किसी किसी का थोड़ा स्लो भी हो सकता है, बट यूजुअली 4-5 मंथ समथिंग तो लग ही जाता है। 5 to 6 मंथ्स लेके 6 चलो months। कि थोड़ा डिसेंट रिजल्ट आने में 6 मंथ्स जैसा लग जाता है। ओके। आपको फुल ग्रोथ आएगा 1 साल में, बट देयर आर रेयर केसेस जिसको थोड़ा और समय भी लग सकता है, ठीक है। अब बेसिकली 100% रिजल्ट के लिए कितने दिन लगते हैं? 1 साल, 1 साल बहुत टाइम बट है। डिसेंट रिजल्ट मिल जाएगा आपको 6 महीने जैसे मिला, ठीक है। डिसेंट मतलब देख के आपका मतलब स्कैल्प फुल लगेगा बाय 6 मंथ्स। और इसमें भी कुछ वेरिएशन, जैसे मैंने बोला कहीं के पेशेंट हो सकता है थोड़ा स्लो, अब 6 के बदले में 7 महीने लग गया, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा भी होता है, किसी का जल्दी भी 7 महीने में बहुत अच्छा किसी का रिजल्ट आ ऐसा भी जाता होता है कि 4 महीने में पूरे बाल भी आ जाते हैं। हाँ, तो वो लोग लकी अपना देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।